अपनी पार्टी को बचा ले ये दोनों दल, इतना ही बहुत है। अभी तो ये दोनों लोग डरे हुए हैं। मोदी जी तो खुद कहते हैं ना, व्यापारी हूं, गुजराती व्यापारी हूं मैं। तो आज बनारस में चुनाव हो जाए तो मोदी जी को मैं हरा दूंगा। मोदी जी आज के बाद, इस चुनाव के बाद जीवन में कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। वो इतना डरपोक है अंदर से, मोदी जी अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे हिंदुस्तान के किसी कोने से। मानक जी, अमेठी में भी एक सिलेंडर वाली मैडम थी, एक वो बड़ी चुनौतियां देती घूम रही थी, ढूंढने से नहीं मिल रही आजकल मीडिया वालों को भी। देश के प्रधानमंत्री अगर आज प्रधानमंत्री नहीं होते तो बनारस में इसी बार 5 लाख वोट से हार जाते। इन लोगों को स्पीकर लायक भी मोदी जी ने नहीं समझा। अरे आप 19 साल से आपकी सरकार वहां पे है भाई, कब तक रोना रोएंगे आप? 19 साल से आप हैं, अगर कुछ नहीं करा पाए तो आपकी गलती है। आलोक जी, अगस्त में गिर जाएगी मोदी सरकार, अब तेजस्वी जी, लालू जी कह रहे हैं। अगस्त में कैसे गिर जाएगी? देखिए, अगस्त में कैसे गिर जाएगी इसका तो उन्होंने कोई कैलकुलेशन निकाला होगा। मुझे उस बात की जानकारी अगस्त की नहीं है कि अगस्त में ही क्यों गिर जाएगी, लेकिन 2-3 चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ तो है कि ये हथियाई हुई सरकार है, और जिस तरह से सरकार आई है और जिस तरह से तमाम वायदे करके 10 साल से लोगों को गुमराह करके झूठ बोलकर अब इनके जो घटक दल हैं उनको भी इनके ऊपर बहुत भरोसा नहीं रहा है, और देश की जनता पूरी तरह से एक ब्रांड मोदी को समाप्त कर चुकी है, फेल कर चुकी है। ब्रांड मोदी के नाम पर अब सरकारें नहीं चलेंगी, और डर और धमकाने की जो ईडी, सीबीआई और तमाम जो राजनीतियां थी वो अब आगे नहीं चलेगी। ये भी सही बात है कि सरकार बैसाखी पर चल रही है। अगर आज ही मानक जी चुनाव दोबारा हो जाएं तो ये सरकार रिपीट नहीं करेगी। आज अगर मोदी जी बनारस से चुनाव लड़े तो मोदी जी 1.5 लाख वोट से जीते थे, 1.5 लाख वोट से हारेंगे आज की तारीख में मिनिमम। तो जो ब्रांड मोदी था और जो गुब्बारा बना हुआ था, जो डर का जो माहौल व्याप्त था पूरे देश के अंदर, वो डर का माहौल अब समाप्त हो चुका है। आलोक जी बहुत बड़ी बात आज कह रहे हैं। आप किसी की सरकार को तोड़कर, आलोक जी बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। आप कह रहे हैं 4 जून को नतीजे आए थे और 1 महीना हुआ है, अगर आज दोबारा चुनाव हो जाए तो मोदी सरकार नहीं आएगी, आप ये कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं मोदी सरकार की कम से कम 100 सीटें घट जाएंगी। अब इलेक्शन कमीशन के यहां से भी डर का जो माहौल था वो कम हो गया होगा। इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह से और डीएम और एसपीज ने जिस तरह से जो 1000 वोट से 2000 वोटों से सीटें जीती हैं, वो सब समझ सकते हैं आपके क्या हुआ होगा वहां पर। 15 से 20 सीटें इस तरह की हैं मानक जी। जयपुर ग्रामीण है, अलवर है, तमाम जगह पर जो है, क्योंकि पहले एक मीडिया के माध्यम से एक ऐसा बवंडर बना दिया गया था, इतना बड़ा गुब्बारा फुला दिया गया था कि ब्रांड मोदी जो है वो वो तो फेल हो ही नहीं सकता। ब्रांड मोदी पता नहीं क्या है, लेकिन वो ब्रांड मोदी जो है वो पूरी तरह से फेल हो गया है। आज आप किसी शिवसेना को नहीं तोड़ सकते। थोड़ा सा जल्दबाजी में आज आप किसी, एक मिनट, थोड़ा सा जल्दबाजी में आप जब ये कह रहे हैं कि उनके सहयोगियों का विश्वास बीजेपी में और मोदी जी में खत्म हो गया है, ये आप किस आधार पे कह रहे हैं? बाकायदा सब खुशी खुशी रह रहे हैं, सरकार चला रहे हैं, आप कह रहे हैं उनका विश्वास खत्म हो गया। देखिए मानक जी, मोदी जी तो देश में भी कहते हैं सब चंगा सी, और मानक जी न्यूज 24 पे कहते हैं सब चंगा सी, लेकिन अंदर अंदर क्या चल रहा है वो तो इन लिस्टों से पता चलेगा ना, कि टीडीपी ने कौन सी लिस्ट दी है और बिहार के मुख्यमंत्री महोदय ने कौन सी लिस्ट दी है। उनको क्या मिला? झुंझुना दे के भेज दिया उनको। हमें इंटरनल पता है ना क्या चल रहा है उनके मन में। हमें पता है डीएनए का क्या हुआ, हमें पता है किस तरह से पिछले बरसों से किस तरह से उनको कोसा गया है। क्या वो सब चंद्रबाबू नायडू जी और नीतीश जी भूल गए होंगे? नीतीश जी ने जो बोरे भर भर के वो बालों के भेजे थे, डीएनए पता कर लीजिए बिहार का क्या डीएनए होता है, वो भूल गए होंगे। क्या उनके ऊपर कौन सी तलवार लटकी, क्या हुआ, मैं उस पर आज नहीं जाना चाहता हूं, वो आज समय नहीं है। लेकिन मैं केवल ये जानना चाहता हूं कि बिहार को नीतीश जी की अंतरात्मा कभी तो जागेगी कि रोज जो है पुल बहे चले जा रहे हैं और बीजेपी माल खाए चली जा रही है। आप देखिए किस तरह से नीतीश जी को कौन कौन से वायदे किए गए। स्पेशल स्टेटस का वायदा विशेष राज्य का आज तक पूरा नहीं हुआ। 80 लाख करोड़ दे दूं भाइयों बहनों मित्रों, 90 लाख दे दूं, 1 लाख करोड़ दे दूं। पटना यूनिवर्सिटी को एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं दिया गया, वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज है। 65% वाले शेड्यूल में, जो 9th शेड्यूल वाली बात है, एक मिनट अंतिम बात कह रहा हूं, जो 9th शेड्यूल वाली बात है, हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया, उसको गिरा दिया। आज हुए 15 से 20 दिन हो गए। क्या केंद्र सरकार उसके एवज में सुप्रीम कोर्ट जाएगी? क्या नीतीश सरकार उसके एवज में सुप्रीम कोर्ट जाएगी? अभी तक तो गए नहीं। अभी तक अगर नहीं गए हैं, आलोक जी आपने बड़ी एक और दिलचस्प बात कही, तो बिहार आपने एक और दिलचस्प बात कही। आपने कहा कि इंटरनली एनडीए में क्या चल रहा है इसकी जानकारी आपको है, तो थोड़ा हमें भी बता दीजिए क्या चल रहा है। इसका मतलब तेजस्वी जी जो कह रहे हैं अगस्त में गिरने वाली है, लालू जी कह रहे हैं अगस्त में सरकार गिर जाएगी, ये उसी इंटरनल रिपोर्ट के आधार पर होगा? जरा बताइए क्या चल रहा है एनडीए में अंदर। देखिए, मैं समझता हूं कि एनडीए के अंदर जिस तरह से पहले तमाम घटक दलों की पार्टियों को समाप्त कर दिया गया, आप कह रहे हैं प्राथमिकता की बात, आंध्रा को प्राथमिकता मिल जाए। अरे आज की हालत यह है कि महाराष्ट्र में इनकी सरकार है भाई, महाराष्ट्र से उद्योगों को उठा के गुजरात में शिफ्ट कर देते हैं, तो आंध्रा कौन सी प्राथमिकता की बात कर रहा है? अपनी पार्टी को बचा ले ये दोनों दल, इतना ही बहुत है। अभी तो ये दोनों लोग डरे हुए हैं।
कि हमारी पार्टी को ना तोड़ ले जाए कहीं। एक मिनिस्ट्री नहीं दी इनको, डिप्टी स्पीकर का कोई वायदा नहीं, स्पीकर की पोस्ट नहीं दी। मुझे नहीं लगता कि कहीं पर भी कोई, मोदी जी तो खुद कहते हैं ना व्यापारी हूं, गुजराती व्यापारी हूं मैं, तो वो देना थोड़ी जानते हो, लेना जानते हैं। आप ज्यादती करते हैं, जनता से भी जेब से आप निकाल रहे करते हैं। आप ज्यादती ऐसे करते हैं, बताता हूं कैसे। जब बीआरएस के 6 एमएलसी आपके तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाते हैं, तब वो पार्टी तोड़ना नहीं कहलाता है। राजस्थान में बीएसपी के 6 एमएलए आप तोड़ के ले जाते हैं, वो पार्टी तोड़ना नहीं कहलाता है। आप बीजेपी को पार्टी तोड़ने वाला पार्टी कहते हैं, क्यों भाई? वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। देखिए, हमने किसी की पार्टी को तोड़कर अपनी सरकार बनाई हो तो एक एग्जांपल दे दो मुझे। बीएसपी के 6 लोग थे और वो लास्ट तक भी उनके ऊपर वो कांग्रेस में हैं कि नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में केस यहां वहां चलता रहा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद भी महाराष्ट्र के स्पीकर ने कोई एक्शन नहीं लिया। ये तो पूरे देश ने देखा था। हाँ। 1 साल 1.5 साल तक क्या हुआ? वो 3 दिन पहले वो कहते थे नेचुरली करप्ट पार्टी एनसीपी 71,000 करोड़ का घोटाला करने वाले हैं, और फिर 3 दिन बाद उन्हीं के साथ सरकार बना दी। तो जो ईडी सीबीआई का खेल था ना, हमारे पास ईडी सीबीआई नहीं है, आप हमारे ऊपर आरोप नहीं लगा सकते। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? मुझे लगता है कि वो खेल समझिए आप कि इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई किसके पास है? हाँ। ये बीजेपी की अरे सरकार पर के तेलंगाना पास में तो है। आपकी अब सरकार नहीं है ना। होगा। अब तेलंगाना में आपकी सरकार है, वहां आपने बीआरएस तोड़ ली, 6 एमएलसी तोड़ लिए उनके। मैं कह रहा हूं ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स हमारे अधीन नहीं है तेलंगाना की सरकार के, और हम उनके खिलाफ कोई केस नहीं किया हमने। यहां तो केस करो, अपनी पार्टी में मिला लो, अच्छा। इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदवाओ, ठेका दे दो, इनका तो धंधा है। अच्छा ठीक है, ओके, तुहिन सिन्हा बोल रहे हैं पहले, उसके बाद आगे बहुत बुरी तरह से। ओके, तुहिन सिन्हा बोलिए भाई। अगस्त में आपकी सरकार गिरने जा रही है और आलोक जी कह रहे हैं हमारे पास इंटरनल रिपोर्ट है, आपके सहयोगी डरे हुए हैं, कभी भी साथ छोड़ सकते हैं। देखिए मानक जी, 4 जून के बाद ये लोग डिप्रेशन में चले गए हैं और केवल बहकी बहकी बातें कर। तो कभी कहते हैं कि अनैतिक सरकार है, कभी कहते हैं अगस्त में गिरेगी, कभी कहते हैं प्रियंका गांधी अगर लड़ती मोदी जी के खिलाफ तो मोदी जी हार जाते। अरे किसने रोका था प्रियंका गांधी को? सब निर्णय तो गांधी परिवार ही लेता है ना। तो आज ये कह रहे हैं कि अगस्त में गिरेगी, लेकिन मैं आपको तथ्य बता दूं कि पिछले 3 दिन में जो लोग उदार होकर एक बार कांग्रेस को मौका देना भी चाहते हो, जिन्होंने वोट करके कांग्रेस को 99 सीट दे भी दी, वो भी कांग्रेस के व्यवहार से इतना निराश है, विशेष तौर पर 2 बातों से। जिस प्रकार से आर्मी को लेकर राहुल गांधी ने झूठ फैलाया है, और दूसरा जिस तरह से पार्लियामेंट में जब प्रधानमंत्री स्पीच दे रहे थे उस वक्त जिस तरह से वो लोगों को प्रोवोक करके वेल ऑफ द हाउस में जाने के लिए कह रहे थे, उससे लोग इतना निराश हैं कि आज जो है अगर चुनाव वाकई हो जाए तो कांग्रेस को वापस जो है वही हालत होगी कांग्रेस की जो 2019 में थी। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। अच्छा, अब तुहिन देखिए, आपने आसान सवाल का जवाब आसानी से दे दिया, लेकिन जो आपके सामने जेडीयू और टीडीपी की मांगों की लंबी चौड़ी लिस्ट खड़ी है उस पर आप नहीं बोले। जेडीयू ने अभी कुछ ही दिन पहले 3-4 बड़ी डिमांड्स रख दी, अब टीडीपी ने भी अपनी डिमांड्स रख दी। बताइए, अब आप उनको खारिज नहीं कर सकते, आपको उनकी डिमांड्स माननी पड़ेंगी। ना तो हम कांग्रेस पार्टी की तरह फेक प्रोमिसेस करते हैं कि कुछ भी प्रॉमिस कर दिया, और ना ही हमारे अलायंस पार्टनर्स जो हैं वो इनके अलायंस पार्टनर्स की तरह स्वार्थी है। लेकिन हमारे अलायंस पार्टनर्स जो है सबसे पहले राष्ट्र प्रथम उनके लिए होता है, और मुझे नहीं लगता है कि कहीं पर भी वो किसी प्रकार का दबाव किसी भी अलायंस पार्टनर ने बनाया है हमारे। अच्छा। आर्मी चीफ की बुक पढ़ लीजिए और नेवी चीफ का आज का आर्टिकल पढ़ लीजिए। दोनों ने कहा है कि अग्निवीर योजना देश के लिए घातक है। मुझे लगता है कि कौन कहां जाएगा कहां नहीं जाएगा, हमारी तो शुभकामनाएं, सरकार चले। ये अच्छा, 5 साल के लिए जनता ने सरकार बनाने के लिए जनादेश दिया है। लेकिन मैं केवल ये कहना चाहूंगा कि अगर आज बनारस में चुनाव हो जाए तो मोदी जी को मैं हरा दूंगा। कांग्रेस की तरफ से मैं अकेला आदमी हरा दूंगा। आलोक जी, ये हुई ना बात। जरा फुल स्क्रीन लाइए, 1 सेकंड। आलोक जी को फुल स्क्रीन लाइए। आलोक जी रिपीट करिए, मैं पूरा दोबारा मौका दे रहा हूं, बोलिए ये बात दोबारा। मैं कह रहा हूं कि अगर आज अजय राय जी ने भी ये बात कही, जो हमारे पूर्व कैंडिडेट थे, और आज मैं न्यूज 24 पे कह रहा हूं, मोदी जी से कहिए रिजाइन करें और मैं चुनाव लड़ने को तैयार हूं उनके सामने। जिस दिन रिजाइन करेंगे मैं अपना टिकट यहां से कांग्रेस से कंफर्म कराऊंगा और मोदी जी को हराऊंगा। बनारस की जनता तो अचंभित है। बनारस की जनता का जो गुब्बारा था वो फूट चुका है कि ओके, अब जरा वर्सेस लगाइए, तुहिन सिन्हा को लाइए, तुहिन सिन्हा का जवाब भी सुनिए आलोक जी। मैं अंतिम बात, मानक जी मैं अंतिम बात एक और कह रहा हूं। मोदी जी आज के बाद, इस चुनाव के बाद जीवन में कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। वो इतना डरपोक है अंदर से कि वो अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे। या तो राज्यसभा से जाएंगे, या प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, या कोई दूसरा चैनल ढूंढेंगे। मोदी जी अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे हिंदुस्तान के किसी कोने से।
आज इतने बड़े बड़े दावे आलोक जी कर रहे हैं, बताइए। तो इनसे ना आपकी बारी है, बोलिए, जवाब दीजिए। तो इनसे ना, देखिए, मैंने पहले वाक्य में कहा था कि कांग्रेस जो है आजकल केवल और केवल बहकी बहकी बातें कर रही है और उसका अब लग रहा है कि वो और कुछ कर ही नहीं पाएगी। वो हर महीने चुनाव चाहेगी, वो चाहती है कि हर महीने इस देश में चुनाव हो, क्योंकि चुनौती दी है, मुझे पता है वो चुनौती स्वीकार नहीं होगी। कम से कम आप भी उतना तो करिए, पलटवार करिए। आप भी कहिए राहुल गांधी के खिलाफ आप लड़ने को तैयार है, बोलिए, कहिए रायबरेली में दोबारा चुनाव कराइए। देखिए, राहुल गांधी को हमेशा 2 या 3 कॉन्स्टिट्यूंसी की जरूरत पड़ती है, तो मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं झारखंड में मेरे साथ चुनाव और लड़के दिखाएं। बहुत बढ़िया। बिरसा मुंडा की भूमि पर जो लोग वीर सावरकर का कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा उस पर प्रश्न उठाते रहे, जो लोग बिरसा मुंडा को कभी जो है वीर योद्धा नहीं माने, उसकी भूमि पर मैं राहुल गांधी को अरे भाई, ये वही बात बोलिए आलोक जी, अब बोलिए। वो अमेठी, मानक जी, अमेठी में भी एक सिलेंडर वाली मैडम थी, एक वो बड़ी चुनौतियां देती घूम रही थी, ढूंढने से नहीं मिल रही आजकल मीडिया वालों को भी। मीडिया वाले भी बाइट लेने के लिए तरस गए हैं उनकी। मुझे लगता है 4 लाख से जो वोट से जीते हैं और देश के प्रधानमंत्री, अगर आज प्रधानमंत्री नहीं होते तो बनारस में इसी बार 5 लाख वोट से हार जाते। 33 जो नॉमिनेशन कैंसिल करवा दिए डीएम के दबाव में। हिंदू महासभा के हमने रायबरेली में एक भी कैंडिडेट चेक नहीं कराया। जेडीयू के हमारे भाई जो हैं स्पष्ट होकर बीजेपी से ये भी नहीं कह पा रहे हैं कि हमें बिहार के लिए क्या क्या चाहिए। आज वो पूरी तरह से घुटने टेक चुके हैं जो शुरुआत हुई थी, और ये दोनों लोग जो हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की तरह हालत इनकी खराब हो गई है। नीतीश जी ने सीएम पद को बने रहने के लिए पूरी तरह से बिहार को जिस तरह से गड्ढे में ढकेला है, आज वही काम बीजेपी के साथ मिलकर अपनी सीट को बचाने के लिए फिर कर रहे हैं। और ये देश के लिए दुर्भाग्य होगा कि पैसा दो, पैकेज दो, फिर समर्थन लो, फिर सरकार को बचाओ। इन लोगों को स्पीकर लायक भी मोदी जी ने नहीं समझा। ओके, 30 सेकंड राजीव रंजन। नीतीश जी ने कहा था मर जाऊंगा लेकिन पॉलिसी के लिए कांग्रेस को एक बार माफी मांग लेनी चाहिए। बिहार के बहुमूल्य 40 वर्ष इन्होंने उसको लगातार अंधेरे के गहराइयों में धकेलने का काम इन्होंने किया। हर 5 ईयर प्लान में बिहार के साथ बेईमानी की। बिहार के क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो को बिगाड़ने में इनकी खलनायक की भूमिका रही। इसीलिए सवाल क्या करेंगे नहीं क्या कह रहे? अरे आप 19 साल से आपकी सरकार वहां पे है भाई, कब तक रोना रोएंगे आप? 19 साल से आप हैं, अगर कुछ नहीं करा पाए तो आपकी गलती है। अगर आप स्पेशल कैटेगरी नहीं ले पाए तो आपकी गलती है। अगर फ्लैट इक्वलाइजेशन में काम नहीं हुआ तो आपकी गलती है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट आपके साथ अन्याय करे तो आपकी गलती है। आप क्या कर रहे थे वहां? ओके, आशुतोष, टाइम खत्म हो गया। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। क्या हुआ? कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला, उसके बाद मेरी बत्ती गुल हो गई। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरह से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैं तेरा मन पर